हम लोग जियोग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था यहाँ तक कि इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के जानने के स्रोत। जानने के स्रोत वो कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कर पाते हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। तो हमने देखा था कि 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और भूकंप शास्त्र के आधार पे। भूकंप शास्त्र के आधार पे ये 3 चीज़ हमें देखना था। ये चीज़ और ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। आज हमें भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। जो भूकंप शास्त्र के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसको सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जाता है। सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के आधार पर तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है भूकंप शास्त्र के आधार पर भूकंप शास्त्र के आधार पर या सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के आधार पर ये चीज़ हमें देखना है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में सतह पर विचरण करती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा, अभी हम लोग जैसे भूकंप क्या है, भूकंप जो है यहाँ पे पूरी तरह से भूकंप का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। भूकंप का एक अलग से टॉपिक, एक अलग से लेसन आएगा, वहाँ पे उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बस इतना जानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर पृथ्वी के सतह पर विचरण करने लगती है तो वह भूकंप होता है। आमतौर पे यहाँ पे समझने के लिए बस इतना समझना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर सतह पर विचरण करे तो वो क्या है? भूकंप है। ठीक, ये भूकंप है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ऊर्जा सक्रिय होगी। अब ये क्या, कोई ऊर्जा सक्रिय कैसे होगी? सक्रिय होने के पीछे का कारण क्या होगा और किस प्रकार से सक्रिय होगी? ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों का अध्ययन होगा भूकंप में। जब भूकंप नामक लेसन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा। यहाँ पे इसको समझने के लिए बस इतना ही। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने क्या देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है और पृथ्वी की सतह पर आती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। अब देखिए, ये ऊर्जा जो है वो तरंगों के रूप में पृथ्वी के
आंतरिक भागों में सतह पर, जैसे ये हो गया पृथ्वी, ये तो यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, सक्रिय होती है, तो तरंगों के रूप में पृथ्वी के सतह पे आके विचरण करे, अगर पृथ्वी के सतह पे आके इस तरह से विचरण करे तो ये क्या होता है, ये भूकंप होता है। क्या होता है ये भूकंप होता है। और इन्हीं तरंगों के आधार पे, जो तरंग सतह पे आके विचरण करते हैं या फिर यहाँ से जो तरंग निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, तो ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो इन तरंगों के आधार पर ही हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का ये पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, वहाँ का ताप, दाब, घनत्व, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो इन तरंगों के आधार पे हमें देखना है। तो ये तरंग कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तरंगे जो होती हैं, भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पिंड तरंगे और एक होती हैं सतही तरंगे। सतही तरंगे, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, सतही तरंगे पृथ्वी के सतह पे विचरण करती हैं, और पिंड तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं। अब जबकि हमें पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो हम उन्हीं तरंगों का अध्ययन करेंगे जो कि आंतरिक भागों में विचरण करती हैं। तो आंतरिक भागों में विचरण करने वाली तरंगों को पिंड तरंगे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पिंड तरंगों का अध्ययन करेंगे, न कि सतही तरंगों का। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पिंड तरंगे और सतही तरंगे। स्टार्टिंग से इसको हम नोट कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भागों में क्या हुए, जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर, पृथ्वी की आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़े, जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़े, तरंगों के रूप में आगे बढ़े, क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़े, तो पृथ्वी की सतह पर उसको सेस्मोग्राफ स्टेशन द्वारा पढ़ लिया जाता है। बढ़े तो पृथ्वी की सतह पर उसे सेस्मोग्राफ स्टेशन द्वारा पढ़ लिया जाता है। सेस्मोग्राफ स्टेशन होता है ये चीज़, सेस्मोग्राफ स्टेशन, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं इसमें, वो सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन विस्तार से होगा हमारा भूकंप नामक जो लेशन आएगा उसके अंतर्गत। तो ये सेस्मोग्राफ स्टेशन में इसके तरंगों को पढ़ लिया जाता है कि भूकंप अब सतह तक आ चुकी है। यद्यपि यह ऊर्जा कम गहराई में उत्पन्न होगी, तो सतह पर इसकी जानकारी बिना ग्राफ के भी हो सकता है। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़ रही है, ये तो पृथ्वी के अंदर केंद्र में या पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न हो रही है और फिर सतह पे आ रही है, तो धीरे धीरे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जा रही है। तो ये मशीन के द्वारा, सेस्मोग्राफ स्टेशन के द्वारा इसे पढ़ा जा रहा है। लेकिन यदि कोई ऊर्जा पृथ्वी के सतही भागों में बहुत ज़्यादा, आंतरिक भाग में बहुत ज़्यादा गहराई में न उत्पन्न होकर सतह पे ही उत्पन्न हो, तो वो ऐसे ही हलचल पैदा कर देगा पृथ्वी में। तो
उससे भी पता चल जाएगा, तो सेस्मोग्राफ स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक, द्वारा पढ़ लिया जाता है। अब भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पे इन तरंगों की विशेषताओं के आधार पे विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। अब इन तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है, सतही तरंगे और पिंड तरंगों के रूप में। अब भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पिंड तरंगे और सतही तरंगे। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो भागों में बांटा जाता है, पिंड तरंगे और सतही तरंगे। पिंड तरंगे और सतही तरंगे। सतही तरंगे, पिंड तरंगे क्या होती हैं? पिंड तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं। ये क्या होती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं। ये क्या होता है? वो पृथ्वी के सतही भागों में विचरण करते हैं। पृथ्वी के सतही भागों में विचरण करते हैं। पृथ्वी के सतही भागों में विचरण करते हैं। अब इतनी बातें हो गई हमारी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई ऊर्जा सक्रिय होकर तरंगों के रूप में आगे बढ़े तो पृथ्वी की सतह पे उसे सेस्मोग्राफ स्टेशन द्वारा पढ़ लिया जाता है। इन तरंगों की विशेषताओं के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, पिंड तरंगे और सतही तरंगे। पिंड तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं और सतही तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के सतही भागों में विचरण करते हैं। इतनी बातें हो गई हमारी। अब हमें देखना क्या है, हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सतही तरंगों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे पिंड तरंगों के बारे में। क्योंकि पिंड तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में विचरण करती हैं, तो हमें पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, तो सतही तरंगों को यहाँ पे पढ़ना निरर्थक हो जाता है। हमें पढ़ना है यहाँ पे पिंड तरंगों के बारे में। पिंड तरंगे, पिंड तरंगों के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। पिंड तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो पिंड तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे, जो प्राथमिक तरंगे हैं उन्हें पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, पी वेव्स, और इन्हें एस वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पिंड तरंगों के प्रकार।
पिंड तरंगे दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। अब इन्हीं तरंगों के विशेषताओं के आधार पर हम ये तय करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का क्या हालचाल है। तो जो पी तरंगे होती हैं, ये ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये क्या कर सकती हैं? ये ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों में क्या कर सकती हैं? विचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तीनों माध्यमों में ये जो प्राथमिक तरंगे हैं, ये क्या कर सकती हैं? ये ठोस, गैस और तरल, ठोस, गैस और द्रव्य तीनों प्रकार के गैसों में, तीनों प्रकार के माध्यमों में चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और वहीं यस तरंगों की बात करें तो ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यमों में संचरित कर सकते हैं या संचरण। ये क्या सिर्फ ठोस माध्यम में, केवल ठोस माध्यम में, केवल ठोस माध्यम में विचरण कर सकते हैं। ये जो यस तरंगे हैं, जो यस वेव्स हैं, ये केवल ठोस माध्यम में विचरण कर सकते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पे, अब जो पी तरंगे और एस तरंगे ऐसे यहाँ पे नोट करने के बाद हम लोग अलग से एक तरफ नोट करके उसके बाद समझते हैं कि ये मैटर क्या है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं पी और एस लिख के एक तरफ। पी ठोस, द्रव और गैस, ठोस, गैस और तरल, ये तीनों हो गए। और एस जो है केवल ठोस, केवल ठोस। अब इस चीज़ से हम लोग समझेंगे कुछ चीज़ें और हैं इसके बारे में, जैसे कि तरंगों की गति और चट्टानों के घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। तरंगों की गति और चट्टानों का घनत्व, तरंगों की गति और चट्टानों का घनत्व, चट्टानों का घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। ये है कि चट्टानों का घनत्व जितना ही अधिक होगा, तरंगों की गति उतनी तेज होगी। तो तरंगों की गति जितनी तेज होगी, अगर तरंगों की गति बहुत तेज है तो हम जान जाएंगे कि चट्टानों का घनत्व वहाँ पे बहुत अधिक है। चट्टानों का जब घनत्व बहुत अधिक है तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे दबाव बहुत अधिक है, वहाँ का दाब बहुत अधिक है। तो ऐसे समझ जाएंगे। तो तरंगों की गति और चट्टानों का घनत्व जो है, दोनों के बीच में समानुपाती संबंध पाया जाता है। समांग माध्यम में तरंगे सीधे होती हैं तथा विषमांग माध्यम में तरंगों की दिशा और विशेषताओं में परिवर्तन होता है। ये सामान्य सी बातें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक डायग्राम यहाँ पे बना के फिर समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला, ये वाला चित्र हम लोग बना के समझने का प्रयास करते हैं। जो ऊपरी वाला भाग है, जो ऊपर वाला है, इसको क्रस्ट, इसको मेंटल और इसको क्रूड कहते हैं।
तो यहाँ पे इसको क्रस्ट, मेंटल और क्रूड, इसको कहते हैं इन तीनों के बारे में। अब देखिए, अब इन दोनों को इस प्रकार से भी हम लोग बांट देते हैं। इनका भी अलग अलग अपना अपना नाम होता है। इसको कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और इसको कहते हैं निचला क्रस्ट। इसको कहते हैं ऊपरी मेंटल, इसको कहते हैं निचली मेंटल, इसको कहते हैं ऊपरी क्रूड, इसको कहते हैं निचली क्रूड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो पी तरंगे हैं, पी तरंगों का अध्ययन किया गया कि ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों में पी और एस तरंगे चलती हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों में पी और एस तरंगे चल रही हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी और एस, पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों यहाँ पे चल रहे हैं। पी तरंगे और एस तरंगे दोनों चल रहे हैं। तो हम क्या समझें, ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है कि तरल अवस्था में है, ऊपरी वाला जो भाग है। तो हम कह रहे हैं कि पी और एस तरंगे दोनों यहाँ पे संचरण कर रहे हैं या विचरण कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे समझें कि ऊपरी भाग जो क्रस्ट वाला भाग है ये कैसा हो सकता है। देखिए, पी तरंगे ठोस, गैस और तरल में तीनों में चल सकती हैं। तो पी तरंगे चल रही हैं तो हो सकता है कि ये वाला भाग ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, तरल हो सकता है, क्योंकि पी तरंगे चल रही हैं। ठीक, पी तरंगे चल रही हैं तो ठोस हो सकता है, गैसियस हो सकता है, तरल भी हो सकता है, क्योंकि ये पी तरंगे तीनों माध्यमों में संचरित करती हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई। हो सकता है ये इतने अवस्थाओं में इनमें से किसी में हो सकता है, लेकिन यस तरंगे यहाँ पे चल के स्पष्ट कर दे रही हैं। यस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं, केवल ठोस में, गैस और तरल में चल ही नहीं सकते, और यस तरंगे चल रही हैं। गैस और तरल में, इसमें गैस में और तरल में ये चल ही नहीं सकते। पी तरंगे जो यस तरंगे हैं ये केवल ठोस में चलेंगी, गैस और तरल में चल ही नहीं सकते, केवल और केवल ठोस में चल रही हैं, और यहाँ पे यस तरंगे चल रही हैं। इसका मतलब कि जो ऊपरी और निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में है। ठीक, स्पष्ट है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न था कि पी तरंगे चल रही हैं तो हो सकता है कि ठोस हो या गैसियस हो या तरल अवस्था में हो, लेकिन यस तरंगे जो कि चल रही हैं, और यस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेंगी, सिर्फ ठोस में चलेंगी, तरल और गैस होगा तो चलेंगी ही नहीं, और ये चल रही हैं, इसका मतलब ठोस और गैस नहीं है। ये ठोस मतलब ये गैस और तरल में यस तरंगे नहीं चल सकती, यस तरंगे तरल और गैस में नहीं चल सकती है, और वहाँ पे यस तरंगे चल रही हैं। इसका मतलब तरल और गैस नहीं है, तो बचा क्या है, ठोस। तो ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी और निचला क्रस्ट जो है ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इतनी बातें हो गई, ये ठोस अवस्था में है। ये स्पष्ट हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं हम लोग मेंटल की। मेंटल में पी तरंग और एस तरंग विचरण करते हैं दोनों। संपूर्ण मेंटल में, ऊपरी मेंटल में भी और निचले मेंटल में भी पी तरंगे और एस तरंगे विचरण करती हैं। यहाँ से बात करें तो यहाँ पर भी पी तरंगे और एस तरंगे दोनों चलती हैं। अब देखिए ये कैसे स्पष्ट करेंगे हम लोग कि यहाँ पे पी तरंगे और एस तरंगे दोनों चल रही हैं, लेकिन ऊपरी मेंटल में इनकी गति कम और निचली मेंटल में अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। इन दोनों की गति जो है ऊपरी मेंटल में क्या होता है कि कम होता है। ऊपरी मेंटल में इन दोनों की गति कम होती है। यहाँ पे जो गति है पी और एस वेव्स की गति कम, पी और एस वेव्स की गति यहाँ पे ऊपरी मेंटल में कम है, जबकि निचली मेंटल में इनकी गति अधिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग लिखेंगे, अभी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखा जाएगा। अभी फ़िलहाल अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो ऊपरी मेंटल में क्या है कि पी और एस तरंगे, संपूर्ण मेंटल में पी और एस तरंगे विचरण कर रही हैं, लेकिन ऊपरी मेंटल में दोनों तरंगों की गति कम है और निचली मेंटल में दोनों तरंगों की गति अधिक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अब यहाँ पे भी वही बात है, यस तरंगे चल रही हैं तो यस तरंगे स्पष्ट कर दे रही हैं कि ये जो एरिया है मेंटल वाला, ये भी ठोस है और निचले मेंटल का घनत्व भी अधिक होगा। ठोस है इसका मतलब कि ठोस है, तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अब देखिए ये ऊपरी मेंटल की बात है। निचली मेंटल में क्या हो रहा है कि तरंगों की गति अधिक हो जा रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से दो निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से एक निकला था, हो गया, यहाँ पे से दो निष्कर्ष निकल रहे हैं कि निचले मेंटल में क्या हो रहा है कि तरंगों की गति अधिक हो जा रही है और तरंगों की गति और चट्टानों की घनत्व में समानुपाती संबंध हो रहा है, समानुपाती संबंध होता है। तो निचला देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि तरंगों की गति और चट्टानों के घनत्व में समानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब कि तरंगों की गति निचले मेंटल में बढ़ जा रही है, इसका मतलब ये है कि चट्टानों का घनत्व निचले मेंटल में अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक, क्योंकि तरंगों की गति निचले मेंटल में बढ़ जा रही हैं और तरंगों की गति तभी बढ़ेंगी जब चट्टानों का घनत्व बढ़ेगा। तो निचले मेंटल में चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। तो निचले मेंटल में चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये निष्कर्ष निकलता है इस चीज से। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जब इसका घनत्व अधिक है तो सीधी सी बात ये है कि ऊपरी मेंटल का घनत्व, ऊपरी मेंटल में जो चट्टानें होंगी उनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जब घनत्व कम होगा, ऊपरी मेंटल का घनत्व कम होगा, घनत्व और ये गलनांक बिंदु में समानुपाती संबंध होता है। तो घनत्व कम होगा, गलनांक बिंदु कम होगा। गलनांक बिंदु कम होगा इसका मतलब ये है कि चीज़ें जल्दी पिघलेंगी गलनांक कम होने पे। तो यहाँ पे गलनांक बिंदु कम हो रहा है। क्या हो रहा है, गलनांक बिंदु कम हो रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर का घनत्व अधिक क्या है, कम है।
क्योंकि तरंगों की गति कम है, तरंगों की गति कम है इसलिए घनत्व कम होगा, क्योंकि तरंगों की गति और घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। और जब यहाँ पे घनत्व कम होगा तो यहाँ के चट्टानों का गलनांक बिंदु भी कम हो जाएगा, और जब गलनांक बिंदु कम हो जाएगा तो चट्टानें जल्दी पिघलेंगी, चट्टानें जल्दी पिघलेंगी। तो हो सकता है कि ऊपरी मेंटल में क्या हो कि कुछ चट्टानें तरल पदार्थ में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, क्योंकि गलनांक बिंदु कम हो जाएगा और नीचे आने पे तापमान भी बढ़ रहा है, ऊपर से यहाँ का गलनांक बिंदु भी कम हो रहा है। ऊपरी मेंटल का गलनांक बिंदु कम हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हों। और ऐसा है, यहाँ पे एक दुर्बल मंडल नामक क्षेत्र पाया जाता है जहाँ की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। ये जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसका अध्ययन विस्तार से किया जाएगा। तो हो सकता है कि इधर की चट्टानें जो हैं वो तरल अवस्था में हों, और तरल अवस्था में होंगी तो क्या होगा कि तरल अवस्था में होंगी तो इनकी गति कम होगी। ये ठोस में चलते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरंगे ठोस में चलते हैं। तो जब ठोस न होके धीरे धीरे तरल की ओर बढ़ेगा, अगर ये माध्यम तरल की ओर अग्रसर कर रहा है तो जैसे जैसे अधिक तरल होता जाएगा वैसे वैसे इसकी गति कम होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे इनकी गति कम है। पी और एस तरंगों की गति इसलिए भी यहाँ पे कम है। ठीक, अब हम लोग क्रोड की अगर बात करें, क्रोड में क्या हाल है इनका, तो क्रोड में पी तरंगे विचलित हो रही हैं लेकिन इनकी गति कम है। वहीं इस जोन में एस वेव्स विलुप्त हैं, एस तरंगे यहाँ पे नहीं चलती हैं, एस तरंगे यहाँ पे नहीं चलती हैं। तो जब एस तरंगे यहाँ पे नहीं चलती हैं इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होगा। ठीक, तो अब ऊपरी क्रोड की बात करें, ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रोड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपरी क्रोड में पी तरंगे चल रही हैं, एस तरंगे गायब हैं। क्या हो रहा है, पी तरंगे चल रही हैं, यहाँ पे देखिए पी वेव्स चल रही हैं और एस वेव्स गायब हैं। पी तरंगे चल रही हैं, एस वेव्स गायब हैं। इसका मतलब ये है कि एस जो गायब है ये स्पष्ट कर दे रहा है कि ऊपरी जो क्रोड है वो क्या है, वो सुघट्य अवस्था में है, ठोस, गैस और तरल कुल मिला के ये परत हल्का फुल्का तरल अवस्था में है। तो ऊपरी क्रोड हल्का तरल अवस्था में है। प्लास्टिक स्टेज में भी हो सकता है, ठोस द्रव दोनों हल्का प्लास्टिक स्टेज में हो सकता है। ये ठोस और गैस, ठोस और तरल मिला के बहुत ज़्यादा तरल भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ठोस भी नहीं होगा, यहाँ की स्थिति ऐसी होगी। अब निचले क्रोड की बात करें तो निचले क्रोड में क्या होता है, पी और एस दोनों तरंगे चल रही हैं, साथ ही इनकी गति सर्वाधिक है। यहाँ पे पी और एस दोनों तरंगे यहाँ पे चल रही हैं निचले क्रोड में, पी वेव्स चल रही हैं, एस वेव्स चल रही हैं, साथ ही साथ इनकी गति यहाँ पे सर्वाधिक है, सर्वाधिक गति सर्वाधिक है। इसका मतलब ये है कि घनत्व भी सर्वाधिक है। हमने देखा है कि यहाँ का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो क्योंकि यह तरंगे चल रही हैं इसलिए
ये जो एरिया है ये तो ठोस है ही, ठीक, एक निष्कर्ष। और इनकी गति बहुत तेज है, इसलिए घनत्व भी सर्वाधिक है। घनत्व भी सर्वाधिक है, इसलिए 11, 12, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसतन घनत्व यहाँ का हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लोहा वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इस खंड को नीफे कहते हैं। निकिल और फेरियम या लोहा पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब घनत्व सर्वाधिक है ये कैसे पता चला? क्योंकि सर्वाधिक गति से यहाँ पे तरंगे विचरित कर रही हैं, और जब तरंगे सर्वाधिक गति से विचरित कर रही हैं इसका मतलब कि चट्टानों का घनत्व बहुत अधिक है यहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें हमारा स्पष्ट हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक। और जैसे ऊपरी मेंटल हो गया और निचला मेंटल हो गया। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कोणाल्ड असांतत्यता पाया जाता है, कोणाल्ड असंबद्धता पाया जाता है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे चल के करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी कुछ चीज़ें जो अभिनव विचार हैं, अभिनव विचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सी असंतत्यता है, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है ये सारी चीज़ें कि ये तरंगे सिर्फ ठोस, मध्यम, ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया है। अब लिखना है कि कौन कौन सी तरंगे कहाँ चल रही हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों में पी तरंगे और व्यस्त तरंगे चलते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है। और लिखना कैसे है इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो क्या है कि जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है दोनों में पी तरंगे और एस तरंगे चल रही हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी और निचली दोनों क्षेत्रों में, ऊपरी और निचली क्रस्ट में पी और एस वेव्स गति करते हैं। ऊपरी और निचली क्रस्ट में पी वेव्स और एस वेव्स गति करते हैं। ऊपरी क्रस्ट में इनकी गति अपेक्षाकृत कम है, जबकि निचली क्रस्ट में इनकी गति अधिक है। ऊपरी क्रस्ट में इनकी गति कम, जबकि निचले क्रस्ट में अधिक है, ठीक। ये दो चीज़ें हो गई। इनकी गति जो ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट में इनकी गति कम है और निचले क्रस्ट में इनकी गति अधिक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निकलता है कि पी तरंगे यहाँ पे चल रही हैं तो और एस तरंगे चल रही हैं, इसका मतलब ये ठोस है। अतः यह परत ठोस अवस्था में है। अतः यह परत ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है, इसलिए भी ठोस अवस्था में है क्योंकि निचला वो जो है निचला मेंटल है उसका घनत्व तो और अधिक हो जाएगा। ठोस अवस्था में है और निचले मेंटल का
घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि निचली मेंटल में तरंगों की गति अधिक हो जा रही है, और तरंगों की गति अधिक तभी होगी जब चट्टानों का घनत्व अधिक होगा। फिर से वो उल्टा बोलिए, अब तरंगों की गति अधिक है, इसका मतलब चट्टानों का घनत्व अधिक होगा। तो निचले मेंटल में तरंगों की गति अधिक है, तो निचले मेंटल की चट्टानों का घनत्व अधिक होगा। ये हो गया मेंटल के बारे में। यह परत ठोस अवस्था में है और निचले मेंटल का घनत्व अधिक है। ये ठोस अवस्था में ठोस चट्टानी अवस्था है, जो मेंटल है पूरा पूरा ठोस चट्टानी अवस्था में है, लेकिन निचले मेंटल का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। ये स्पष्ट हो गया पी और एस तरंगों की गति से। संपूर्ण मेंटल में पी और एस तरंगे विचरण करते हैं। मेंटल की अगर बात करें, संपूर्ण मेंटल में पी और एस वेव्स, पी और एस तरंगे चलती हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण मेंटल में पी और एस तरंगे विचरण करते हैं, लेकिन ऊपरी मेंटल में इनकी गति कम और निचली मेंटल में अधिक होती है। लेकिन ऊपरी मेंटल में इनकी गति कम, जबकि निचले मेंटल में अधिक हो जाता है। ठीक, लेकिन ऊपरी मेंटल में इनकी गति अधिक हो जाती है। अतः देखिए, पी एस तरंगे चल रही हैं, इसका मतलब है कि ये ठोस अवस्था में है, तो अतः यह भाग भी ठोस है और निचले मेंटल का घनत्व अधिक है। यह भाग ठोस है, निचले मेंटल का घनत्व अधिक है। निचले मेंटल का घनत्व अधिक है। ये हो गया मेंटल के बारे में। और इसके बाद जो स्टेज